नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो आरआरबी इलाहाबाद के हैं उसमें जितने भी साथी हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं डॉक्यूमेंट के लिए या जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट बना चुके हैं उनके लिए वेरिफिकेशन का एक काम करेगी ये वीडियो। तो इसमें जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट जितने भी उस ज्वाइनिंग लेटर के साथ में जो एक लेटर आया हुआ है उसके अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट बनाने हैं उसका पूरा डिटेल दिया गया है, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती हैं और काफ़ी सारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर भी वीडियोस देखते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है। और जो नए साथी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल के अंदर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो मैं आपको जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आई है वो पूरी इसमें बता देता हूँ। एंड में वीडियो के यहाँ पे आपको एक रेलवे जानकारी के नाम से फोल्डर मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर 61 वीडियोस हैं। ठीक है, तो आप वो देख लेना। उसके अंदर भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, जैसे मैच की जानकारी, हॉस्टल की जानकारी, पे स्लिप वगैरह की जानकारी, अटेस्टेशन फॉर्म की जानकारी, करेक्टर सर्टिफिकेट की जानकारी, इस तरह की काफ़ी सारी जानकारी आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। यहाँ पे आपको इंटरव्यू मिलेगा, रेलवे एम्प्लॉय जो टेक्नीशियन न्यू भर्ती हुए उनका इंटरव्यू मिलेगा और यहाँ पे एक इलाहाबाद से रिलेटेड ही अपडेट्स की वीडियो मिलेगी, तो आप वो चाहें तो देख सकते हैं। ये जो 61 वीडियो वाली रेलवे जानकारी नाम से फोल्डर है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट इसकी मिलेगी और अटेस्टेशन करेक्टर इनका भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा। अगर आप देखना चाहो जानकारी के लिए तो आप देख सकते हो। आपने अगर देख लिया है तो उसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए। चलिए मैं दिखा देता हूँ वो आपको लिस्ट। तो फ्रेंड्स, ये है आपके लिए, ये आपकी पूरी लिस्ट है। इसके अंदर टोटल आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो बनवाने हैं वो दिए गए हैं। तो मैं आपको इसमें पूरा कंप्लीट पढ़ करके बता देता हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो सकता है, आप इसको थोड़ा इत्मीनान से देखना। चलिए, पहले नंबर पे दिया है अभ्यर्थी निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र सप्रमाणित, यानी कि आपको खुद से अटेस्टेशन करके ले जाना है एवं उनकी एक प्रति राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर अपने साथ लाएं। एक गैजेटेड ऑफिसर से भी आपको एक प्रति यानी कि एक सेट आपको उसका भी बनवाना है और अपने मूल प्रमाण पत्र जो है उनका एक सेट आप फोटोकॉपी खुद से भी प्रमाणित कर लेना। ठीक है, ए में दिया है एक का सभी शैक्षणिक ऑब्लिक तकनीकी योग्यताएं 10वीं स्तर एवं ऊपर, यानी 10th से ऊपर का लेना है, उससे नीचे का आपको नहीं लेना है। कि अंक पत्र ऑब्लिक में प्रमाण पत्र, कई बोर्ड्स के अंदर क्या होता है कि आपकी मार्कशीट अलग आती है और आपकी जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो अलग आता है। और कुछ एक बोर्ड्स के अंदर क्या होता है कि आपका मार्कशीट और जो आपका प्रमाण पत्र है वो इकट्ठा ही आता है। ठीक है, तो आप जो अलग अलग जिसका आया हुआ है वो दोनों उनको लेकर के जाना है। ठीक है, 10th क्लास से ऊपर जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र, 10th अगर किसी के पास ये जन्म का है तो वो भी साथ में ले जाए। अगर किसी के पास नहीं है तो 10th का चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिया है। ठीक है, वो चल जाता है। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको उनको जन्म तिथि वेरीफाई करने के लिए चाहिए तो 10th का जो है वो आपका चल जाता है। नंबर 3 पे दिया गया है अज़ा ऑब्लिक अपीज़ा, ये SC OBC ST इनके लिए दिया हुआ है। के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा, जो भी अधिकारी आपका इनको बनाता है डॉक्यूमेंट्स को, वो इसको उस डॉक्यूमेंट से बनवा लें ताकि जारी किया प्रमाण पत्र अपीज़ा के अभ्यर्थी के लिए भारत सरकार के अधीन सेवाओं के लिए लागू जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो कि 1 वर्ष के से अधिक पुराना न हो। ठीक है, तो उनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग है जो OBC के लिए बोला गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा जाति, ये OBC के लिए बोला गया है, वो 1 साल से ज़्यादा पुराना न हो। SC ST का पुराना चल जाता है, फिर भी अगर आप नया बनवाते हो तो आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3D पे दिया है एक चरित्र प्रमाण पत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ने जारी किया हो, साथ लेकर आए। एक आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना जो एक गैजेटेड जो फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट जारी किया हो उसके द्वारा आप बनवा लेना। प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट के चरित्र प्रमाण पत्र बिना दस्तावेज सत्यापन नहीं होगा, उसके बिना आपका जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट वो नहीं होगा। ई पे दिया है 2 चरित्र प्रमाण पत्र जिसे अलग अलग 2 राजपत्रित अधिकारी ने जारी किया गया, साथ लाएं।
दो अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं उनसे आप दो चरित्र प्रमाण पत्र दो अलग अलग अधिकारी से बनवा लेना, ठीक है। जैसे हमारे लेक्चरर हो गए, हेडमास्टर्स हो गए, तो उनसे आप बनवा सकते हो। एफ पे आपका दिया है लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र की आधी प्रति, जो आपने वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जब आपने दिया था ना, और किसी किसी साथी ने वो भी दिया होगा जो आपका बाद में साइको हुआ था, तो उनकी आप एक काम करना, आधी तो उन्होंने फाड़ के रख ली थी और आधी आपको स्टैंप लगा के वेरीफाइड करके वो दे दी थी, उसको आप ले जाना, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेना, अपने पास रख लेना। फ़ोटोकॉपी मांगे तो फ़ोटोकॉपी दे देना, अगर ओरिजिनल मांगे तो ओरिजिनल दे देना, ठीक है। इतना काम जरूर करना, आपसे मांगा जाएगा वहाँ पे। जी पे दिया सरकारी कर्मचारी के मामले में नियंत्रक अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। जो भी कोई पहले गवर्नमेंट सर्विस में था तो आपको उसी अपने विभाग से, अपने डिपार्टमेंट से आपको वहाँ से एनओसी लेकर आनी पड़ेगी। अनापत्ति है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको वहाँ से लेकर के आना पड़ेगा, ताकि आपका जो पुराना विभाग है उसको कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी दूसरी जॉब में जा रहे हो, जैसे आप रेलवे में आ रहे हो, तो आपके विभाग को कोई आपत्ति नहीं है कि आप जाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, हम एनओसी दे रहे हैं, तो ये आपको वहाँ से लेकर आनी पड़ेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लेकर के आनी है, ये तो बहुत ही मस्ट है, इसके बिना तो आपका वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एच पे दिया है आवेदन पत्र पर चिपकाए गए फोटो के समरूप एक ही प्रकार के 10 प्रतियां लाना है। जो भी आपने जब फॉर्म फिलअप किया था तो उस टाइम जो आपने फ़ोटो लगाई थी उस तरह की 10 फ़ोटोज़ आपसे मांगी गई है। आप लेटेस्ट फ़ोटो खिंचवा कर भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 2 साल पहले आपने फॉर्म फिल किया था तो शायद किसी किसी कैंडिडेट को पुरानी फ़ोटो कहाँ से खिंचवाई थी याद नहीं रहता है, तो आप वो नई फ़ोटो भी ले जा सकते हो, चल जाती है। और 2 साल के अंदर हमारी शक्ल के अंदर भी फ़र्क पड़ जाता है। कुछ एक साथी घर बैठ के तैयारी कर रहे होंगे तो वो मोटे हो गए होंगे, कुछ एक साथी पतले हो गए होंगे, और बहुत सारे इफेक्ट पड़ जाते हैं, तो समय के हिसाब से चेंजमेंट होती रहती है, तो आप नई फ़ोटो भी ले जा सकते हो। 10 फ़ोटोज़ मांगी गई है। जे भी दिया है पत्र के साथ संलग्न साक्ष्यांकन फार्म, ये जो है साक्ष्यांकन वो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप देख करके डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप देख करके भर सकते हो। PVR फॉर्म की 2 प्रतियाँ ये दो आपको इसमें दी गई है। फोटोस्टेट करवा 3 प्रतियों को मूल रूप से भर करके लाएँ। यहाँ आपको साक्ष्यांकन प्रपत्र है ना, वो इसके अंदर दिया गया है, तो आप एक काम करना, ब्लैंक की 3-4 कॉपी करवा लेना, फिर उसको धीरे धीरे भर लेना, ठीक है। आप एक इस तरह का फॉर्मेट तैयार करना जिसमें सारी कोई गलती ना हो और अच्छे से भरा हो, फिर उसको देख करके आप 2 सेट और तैयार कर लेना, या आपके 3 सेट कंप्लीट हो जाएंगे। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप इसके 3-4 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा करवा लेना, अगर कोई गलती हो जाती है तो ताकि आप उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे आपको ये इसका फॉर्मेट नेट से भी मिल जाएगा, और बहुत सारे अगर आप ग्रुप से जुड़े हो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। आगे दिया है साक्ष्यांकन फार्म पर चिपकाए गए फोटो राजपत्रित अधिकारी से अभी प्रमाणित कराकर अपने साथ लाएं। यहाँ पे आपको गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने के लिए दिया है। ये बहुत ही कम जगह दिया जाता है, सेल्फ अटेस्टेड मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपसे ये चीज़ अलग दी गई, तो आप इसको जरूर करवा करके ले जाएं। आधार कार्ड की छाया प्रति साथ लाएं। आपका जो भी आधार कार्ड बना हुआ है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको साथ लेकर के जानी है। आधार कार्ड की 6-7 फ़ोटोकॉपी करवा लेना, आधार कार्ड की बहुत ज़रूरी है। पैन कार्ड की 6-7 करवा लेना, बैंक जो आपकी कॉपी है उसकी भी 6-7 करवा लेना। इनकी मस्ट है, वहाँ पर लगनी है, इनकी बहुत ज़्यादा लगती है। शायद आपके वहाँ पे ना लगे, लेकिन मैं एडवाइस के लिए बता रहा हूँ, फिर जिस शहर में आप नए जाओगे तो वहाँ से आपको पैसे बहुत लिए जाते हैं। 2 नंबर पे दिया है इस पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र के प्रारूप के अनुसार, इसके अंदर आपको एक शपथ पत्र दिया है अनुसार हल्फनामा बनवाकर मूल रूप से लाएं, बायोडाटा को भर कर साथ लाएं। एक शपथ पत्र दिया गया है, उसको जो भी आपका नोटरी है ना, वहाँ जा कर के उसको बोल देना कि इसको हल्फनामा पे मेरे को भरवाना है, ठीक है। तो वो आपको इस पे एफिडेविट वगैरह पे आपको तैयार करके दे देंगे, उनको इस चीज़ की नॉलेज होती है, वो आपको बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पर आप अपनी उसमें कंप्लीट बायोडाटा भर सकते हैं आप, जैसे आपका नाम, फादर नेम, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका आधार का नंबर ये है, तो ये अपनी वेरिफिकेशन दे देना। 3 नंबर पर दिया है मांगे गए वैध दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन केंद्र पर समय से पहुँचें, इसके अभाव में आपकी उम्मीदवारिता निरस्त कर दी जाएगी। जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको लेकर के आप टाइम पे पहुँच जाना, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी जो है उसको हटा दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन केंद्र / दस्तावेज सत्यापन की तिथि में परिवर्तन हेतु किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। जो आपको डेट दी गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसी डेट के अंदर आपको पहुँचना है। अगर आप लेट पहुँचते हो, पहले पहुँचते हो, तो आपकी
जो अनुरोध है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर भी अगर कोऑपरेटिव स्टाफ होता है तो वो स्वीकार कर लेता है, लेकिन आप इसी डेट को जाना। अब स्टाफ कैसा है उस बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको डेट दे दी गई है तो आप डेट पे ही पहुंच जाना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। 5 नंबर पे दिया है, अभ्यर्थी को आने जाने एवं ठहरने इत्यादि के लिए खर्च स्वयं वहन करेंगे। जो भी आपका खर्चा लगने वाला है वहाँ आपका लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मोस्टली आपका 1 दिन के अंदर हो जाता है, तो अपना 1 दिन का जुगाड़ करके जाएँ। अगर हैंड टू हैंड आपको ट्रेनिंग पे रख लिया जाता है तो अपने जो भी कपड़े बिस्तर रहने के लिए, थोड़ा सर्दी का भी मौसम है, हल्की सर्दी है मौसम की चेंजमेंट से, तो अपना गर्म बिस्तर कपड़े जो भी है कंबल वगैरह अपने साथ लेकर के चले जाना। और हॉस्टल मिलता है तो वहाँ रह जाना, नहीं तो बाहर कोई भी गुरुद्वारा धर्मशाला उनके अंदर ठहरने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। 1-2 दिन के लिए वहाँ पर रह सकते हो, उसके बाद अपना जो भी है सेटलमेंट कर लेना। आवश्यक होने पर कार्मिक शाखा में अगले दिन के लिए बुलाया जा सकता है। अगर ज़रूरत होगी, डीवी सपोज करो ज़्यादा कैंडिडेट पहुंच गए तो आपका डीवी कंप्लीट नहीं हो पाता है, तब आपको नेक्स्ट डे भी बुलाया जा सकता है, अगले दिन बुलाया जा सकता है। तदनुसार इलाहाबाद में 1 या 2 दिन ठहरने के लिए, रुकने के लिए तैयार होकर आएँ। जो भी है अपना तैयार होकर आना है, सब कुछ अपना साथ लेकर के जाना। और एक एडवाइस आपको करना चाहूँगा, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस भी चल रहा है, काफ़ी इशू उसका चल रहा है, तो आप अपना जो पेपर शॉप आती है ना, जो पेपर में होता है और उससे हम हाथ वगैरह धो लेते हैं, तो सभी कैंडिडेट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो ज्वाइनिंग लेने जाएं या ना जाएं या ले चुके हैं, तो या सार्वजनिक प्लेस पर कहीं भी वो घूमने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, तो वो जो पेपर शॉप होती है वो अवश्य अपने साथ रखें और उससे अपना हैंड वॉश कर लें, क्योंकि आप खुद अगर बचकर रहोगे तो आप शायद दूसरों को भी बचाने के लिए अलर्ट रहोगे। ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है, ठीक है। आप ज़रूर से इसको परचेज़ कर लेना। 10 रुपये में आते हैं और आपको 30 पेपर मिल जाते हैं उसके अंदर। 10 रुपये में 3 डिब्बी सी मिलती है, वो पेपर से मिलते हैं, डायरी टाइप में होते हैं, हर एक के अंदर 10-10 पीस होते हैं, तो आप वो ज़रूर से ले जाना, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैंने खुद इसको यूज़ किया है, तो आपसे एडवाइस कर रहा हूँ। अभ्यर्थी अपने साथ 6 नंबर पे दिया है, अभ्यर्थी अपने साथ पैन कार्ड तथा कोर बैंकिंग का डिटेल अपने साथ संलग्न रूप से लाएं। आपको अपना पैन कार्ड लेकर के जाना है, पैन कार्ड की 6-7 फोटोकॉपीज़ भी ले जाना। और आगे दिया है IFSC कोड / माइक्रो कोड। ये आपका जो नई पासबुक आती है उसके अंदर लिखा हुआ आता है। अगर आपकी पासबुक पुरानी है और उसमें लिखा हुआ नहीं है, IFSC कोड तो लिखा होगा लेकिन माइक्रो कोड अगर आपको पता नहीं है, तो आप अपने बैंक में जाना और उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे। अगर नहीं बताते हैं तो उनको लेटर दिखा देना कि सर मेरा ऐसे ऐसे करके ज्वाइनिंग है, तो मुझे ये ज़रूरी है, प्लीज़ बता दीजिए, तो आपको बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। 7 नंबर पे आपको दिया है, दस्तावेज सत्यापन हेतु किसी अभ्यर्थी को बुलाने मात्र से ही किसी भी प्रकार का उसे रेलवे में नियुक्ति का हक नहीं प्राप्त है। ये आपको डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जा रहा है, न कि आपको ज्वाइनिंग के लिए। सिर्फ आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, इस तरह का इसमें बताया गया है और इसी को आप इस तरह का मान करके चलें। 8 नंबर पे दिया है, अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि, जैसे पिता का नाम, जन्म तिथि आदि सही हो। इसके अभाव में उम्मीदवारिता निरस्त कर जाएगी। अगर आपने डीवी के टाइम में, पीछे जो आपका डीवी हुआ था, जब आपका आरआरबी ने डीवी लिया था, उस टाइम में अगर आपकी कुछ गलती थी तो उस गलती को आप पहले से ही सुधार लें। अगर आपकी वो गलती नहीं सुधरी है तो ऐसे में आपको थोड़ी दिक्कत का, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और वहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, वो क्रॉस वेरीफाई होंगे बोर्ड से, तो आपको वहाँ पे दोबारा भी अपने बोर्ड के अंदर वो लोग भेज सकते हैं। ऐसा कई सारे साथियों के साथ हुआ है, तो आप अपना इसका करके जाएँ सोल्यूशन। 9 नंबर पे दिया है, प्रवेश पत्र पर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगाएँ। जो भी आपका प्रवेश पत्र है उस पे लगाएँ तथा हस्ताक्षर ऐसा करें कि हस्ताक्षर का कुछ भाग फ़ोटो और प्रवेश पत्र दोनों पर आ जाए, अन्यथा अभ्यर्थी को वेरिफिकेशन में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसे हम क्रॉस साइन कहते हैं ना, सपोज करो ये आपकी फ़ोटो लगी हुई है आपका ज्वाइनिंग लेटर पे, प्रवेश पत्र पे, तो यहाँ पे ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है, इतना बड़ा आपका ज्वाइनिंग लेटर हो गया, यहाँ पे या कहीं पे यहाँ पे फ़ोटो लगी, तो आपको यहाँ से साइन करना है, ऐसे क्रॉस होना चाहिए, आधा पेज पे और आधा आपकी फ़ोटो के ऊपर, इस तरह से आपको करना है। आगे आपको दिया है, अगर आप नहीं करते हो तो अनुमति नहीं दी जाएगी। 10 नंबर पे आपको दिया, उम्मीदवार को बुलावा पत्र का निचला भाग संभाल कर रखना है ताकि बाद में निर्देश दिए जाने पर वह प्रस्तुत कर सकें। इसके अभाव में उम्मीदवारिता निरस्त कर दी जाएगी। जो निचला भाग है वो आपको संभाल करके रखना है, जो भी वहाँ पे आपको दिया जाएगा या इसके साथ में आपको बता देंगे कि ये वाला आप अपने पास रख लो, ठीक है। 11 नंबर पे दिया है, अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अयोग्य पाए जाने पर या जन्म तिथि संबंधित साक्ष्य गलत पाए जाने पर अथवा आवेदन पत्र में उनके द्वारा की गई घोषणा गलत
अथवा अपूर्ण पाए जाने पर आपकी पात्रता समाप्त करने अथवा नियुक्ति हो जाने पर उसकी सेवा समाप्त करने का अधिकार रेल प्रशासन के पास है। अगर इस तरह के कुछ भी फ़ाल्स पाया जाता है, कुछ भी गलत पाया जाता है, तो वो रेल प्रशासन आपको आपकी नौकरी से बर्खास्त कर सकता है, आपको टर्मिनेट कर सकता है, ऐसा लिखा गया है। 12 नंबर पे है, किसी भी प्रकार की सिफारिश किए जाने पर या किसी प्रकार के कदाचार के में लिप्त पाए जाने पर अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उम्मीदवार अयोग्य घोषित किया जाएगा। किसी तरह की आप अप्रोच लेकर के जाते हो या कदाचार में लिप्त पाने में, यानी आप किसी भी गलत तरीके से हो, या फिर आपका जो जॉब लेने का तरीका अनुचित है, गलत है किसी भी तरह से, तो आपकी भी जो उम्मीदवारिता है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, यानी आपको अयोग्य उम्मीदवार ठहरा दिया जाएगा, आपने किसी और की जगह ली है। ठीक है। 13 नंबर है, किसी भी समय यदि आपकी पात्रता गलत पाई जाती है तो आपकी उम्मीदवारी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी किसी भी समय पूरी जॉब के दौरान। ठीक है। 14 नंबर पे है, सभी प्रकार के मामलों में रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा। जिस तरह से आपका निर्णय होगा वो रेल प्रशासन ही करेगा, चाहे वो सही है, चाहे वो आपको गलत लगे या सही लगे, लेकिन रेल प्रशासन जो निर्णय कर देगा वो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, जिस तरह से दिया गया है। 15 नंबर पे है, इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। यहाँ पे सभी तरह से आपको हटाने के तरीके दिए गए हैं। आप अगर उल्लंघन करते हो, इसको जो दिया गया है उसको, निर्देशों को पालन नहीं करते हो। 16 नंबर पे दिया है, इस पत्र के साथ संलग्न ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट की शर्त स्वीकार हो तो स्वीकृति कर दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत हो। जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है उन सभी को अगर आप फॉलो करते हो तो आप इसको स्वीकार के लिए यहाँ कुछ कहीं सिग्नेचर के साइन दिए होंगे, वहाँ सिग्नेचर और आपका नाम आ जाएगा और वहाँ आप अपॉइंटमेंट के लिए पहुँच सकते हो। नीचे दिया है, इस प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी रेलवे के द्वितीय श्रेणी के निकटतम रेलवे स्टेशन के दस्तावेज सत्यापन तथा वापसी की यात्रा मुक्त के लिए पात्र होंगे। आपको एक पास दिया गया है सेकंड क्लास का, जो भी अभ्यर्थी हैं उनको, SC ST वालों को, तो वो अभ्यर्थी अपना पास लेकर के उसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं। जब से आपकी ट्रैवलिंग शुरू आने और जाने के लिए दोनों साइड का आपको दिया गया है, वापसी का भी, यात्रा मुक्त के लिए और जाने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से जो पास हैं, जो साथी हैं वो अपना यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर कर देना, ताकि जितने भी साथी हैं RRB इलाहाबाद NCR वालों के लिए है, और उनको पता चल जाए और वो अपने अपने डॉक्यूमेंट जो है बनवा लें। ये कई सारे साथियों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर वीडियो बना दीजिए, तो मैं ये वीडियो बनाया है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल से डॉक्यूमेंट आप खुद पढ़ करके बना सकते हो। ठीक है। जिन साथियों ने बना लिए हैं वो देखना चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर दे, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, आप नॉर्मल से डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ठीक है। बहुत कुछ है, वो हिंदी में लिखा गया है, सब कुछ तो आप आसानी से समझ पाओगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल में प्रेस कर लें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे जैसे ही वीडियो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।